हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी करीब आ गया है, 2 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। और आपने जितनी भी एनसीईआरटी मैंने करवाई, आई होप आप लोगों ने तैयार कर ली होंगी 6 और 7 की। मैं आपकी 8th एनसीईआरटी के काफ़ी चैप्टर करवा चुकी हूँ। चैप्टर 7th 8th मैंने कराया। अब मैं आपका कौन सा चैप्टर करवाऊँगी, 9th करवाऊँगी किशोरावस्था की और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। और कक्षा 8th की एनसीईआरटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है भी, 6 7th की भी है, पर 8th की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी है और आपने एमसीक्यूज़ भी नहीं देखे हैं तो सर ने 6 के एमसीक्यूज़ करवाए हैं, 7th के करवाए हैं इन्हीं चैप्टरों के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए जाके और अपना अच्छे से रिवीजन करिए जाके। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग क्या है इस चैप्टर की, किशोरावस्था एवं यौनावस्था। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ साफ दिखाई नहीं देने लगती है। कब 10 या 11 वर्ष के बाद एकाएक क्या होती है, तीव्रता आती है और वृद्धि काफ़ी साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। क्या है? वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या आती है? जनन परिपक्वता, जिसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था या एडोलसेंस कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। कैसे? 11 से प्रारंभ होकर 18 व 19 आयु वर्ष तक रहती है क्या? किशोरावस्था। ठीक है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स या 13 से 18 या 19 वर्ष तक की है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। यहाँ पर किशोरों की टीनेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीनेज। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व आ जाती है, मतलब लड़कियाँ पहले ज़्यादा ग्रोथ करती हैं तो उनमें यह अवस्था 1 या 2 वर्ष क्या होती, पूर्व आ जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती? अवधि व्यक्तियों में आपकी भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौन नारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोरों की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनावस्था समाप्त हो जाता है। यौनावस्था में होने वाले परिवर्तन, आइए देखते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है लंबाई में हम लोगों का वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनावस्था के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला ये परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैर की अस्थियां हड्डियों की लंबाई में वृद्धि और व्यक्ति कैसा होता है भाई, आपका लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। कब तक? 18 वर्ष की उम्र तक जितनी भी आयु जिसकी बढ़नी होती है आयु, वो हम लोग वो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनावस्था में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे मतलब कुछ लोगों में वृद्धि जल्दी होती है, कुछ लोगों में धीमी धीमी होती है। तो ये तो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं आपकी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते, मतलब जो शरीर है हम लोगों का, उनके जो सारे अंग हैं वो समान रूप से क्या नहीं करते, वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते, परंतु शीघ्र क्या लिखा है, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते, फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य से लगभग समान होती है। इसका यह कारण है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन आहार आवश्यक है। यह अस्थियां, पेशियां एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं तो लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा क्या सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, हम लोगों के अलग अलग होते हैं। स्वर में परिवर्तन, यौना प्रारंभ में स्वर यंत्र
अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रभाव होने लगता है। ठीक है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडोल्म्स या एपल्स या कंठ मणि कहते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। लड़कियां होती हैं उनमें स्वर यंत्र लड़कों की अपेक्षा छोटा, अतः बाहर से समानता दिखाई नहीं देता है। समानता लड़कियों का स्वर उच्च तारत्य वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर क्या होता है, गहरा होता है। लड़कों का स्वर क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि होती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों तक अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का सुदेश एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वर या तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशील के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब किशोरावस्था होती तो फुंसियाँ मुहासे बहुत अधिक होते हैं कुछ लोगों के, तो इसी कारण होती है। तैल ग्रंथियों का स्राव जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए होता है ऐसा। ग्रंथियां श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लाल ग्रंथियां जैसे कुछ सामान्य ग्रंथियां स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचन करती हैं, इसलिए इन्हें नीलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा था, नलिका विहीन ग्रंथियां इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है जनन अंगों का विकास। आइए देखते हैं। यौनारंभ में नर जनन अंग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में अणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर में अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क में सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने में प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। किसके कारण, शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौण लैंगिक लक्षण। आइए देखते हैं गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं। वृषण, टेस्टिस एवं अंडाशय जनन अंग है। ये युग्म अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ या अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा प्रवाहित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बाल का आना, किसमें, लड़कों के लिए। लड़कियों में यौनारंभ के समय ही अंडाशय स्त्री हार्मोन्स अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। किससे होते हैं, एस्ट्रोजन नामक ग्रंथि से होते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है जनन प्रक्रिया में हार्मोन्स की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर की विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य स्थल हार्मोन्स के प्रति क्या होते हैं, अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन्स क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। आइए नेक्स्ट है, यह हार्मोन्स गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन्स अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु
के परिपक्व होने का क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मानव में जनन काल की अवधि आइए देखते हैं। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मनज उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक रहती है। स्त्रियों में जन्नावस्था का प्रारंभ यौनावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु से होता है तथा समानता 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी होती है जिससे वह अंडाणुओं के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, यदि अंडाणुओं का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियां सहित निस्तारित हो जाता है। ठीक है, इससे स्त्रियों में रक्त स्राव होता है जिससे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनावस्था में था जिसे रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने से रजोन्नति या मीनोपॉज कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना क्या होता है भाई, शामिल होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, यदि अंडाणुओं का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए क्या होता है, स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों का, संतति का लिंग निर्धारण करना, मतलब लिंग का निर्धारण करना। आइए देखते हैं, हेडिंग है लड़का अथवा लड़की। लड़का अथवा लड़की का जो लिंग है वो कैसे निर्धारण होता है। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र एक्स होते हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें से एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र हम लोगों का होता है। देखते हैं, ये नर यानी कि मेल, ये मादा यानी कि फीमेल। नर में होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। मादा मतलब फीमेल। अब आप देख सकते हैं, एक एक्स नर का और वाई नर का, और ये एक्स मादा का, ये वाई एक्स मादा का, ये युग्मनज है। ठीक है, जब हम लोगों का एक्स मिलेगा एक और ये एक्स मिलेगा तो संतति कैसी होगी, मादा है। मादा यानी कि फीमेल। एक्स एक्स मिलेगा मतलब ये आप समझ लीजिए, अगर एक्स एक्स मिलता है तो मादा होगा, और अगर एक्स वाई मिलता है तो हम लोगों का क्या होगा, नर। नर यानी कि मेल होगा और मादा यानी कि आपका फीमेल होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। मानव में लिंग निर्धारण का पैटर्न यही था। ठीक है, जब गुणसूत्र वाला शुक्राणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में एस गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु वाई गुणसूत्र होंगे तो युग्मनज में नर शिशु विकसित होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। मतलब जो लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है इसका निर्धारण। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायित्व पूर्णतः निराधार एवं अन्याय संगत है। मतलब लड़का हो गया लड़की, इसके लिए मतलब जो लड़की है औरत होती है वो जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, जिम्मेदार तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जो उसका निर्धारण है वो जो हम लोग का नर है उसके वाई गुणसूत्र से होता है।
आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की लिंग हार्मोन्स के अतिरिक्त अन्य हार्मोन्स, मतलब लिंग हार्मोन्स हैं उतरे उसके अतिरिक्त और कौन से हम लोगों के हार्मोन्स हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल या अधिवक्ष जैसी कुछ अन्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग काका या डायरेक्टर नामक व्याधि से ग्रस्त जो थायराइड ग्रंथि का रोग, काका की थायराइड ग्रंथि या थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति का अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता, मतलब जिसको थायराइड है, सॉरी जिसको शुगर है, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति होती है उसमें वो ग्रंथि अच्छे से हार्मोन काम नहीं करता। एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलन करती है। ठीक है, एड्रीनेलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण। एड्रीनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजन की अवस्था में तनाव के संयोजन का क्या करती है, कार्य करती है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की थायराइड एवं एड्रीनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के माध्यम से आदेश प्राप्त करने के अनुसार ही अपने हार्मोन्स का क्या स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स भी स्रावित करती है जो कि व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए क्या होती है, आवश्यक। ये हम लोगों की पीयूष ग्रंथि यहाँ पर होती है, मतलब हम लोगों के जो मस्तिष्क में है वो पीयूष ग्रंथि होती है। ये गले में होती है हम लोगों की थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग की होती है एड्रिनल ग्रंथि और ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय के ऊपर ही होती है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ये होता है स्त्रियों में अंडाशय की स्त्री और ये होती है वृषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग का, यहाँ से हम लोग का एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। आइए देखते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड हार्मोन्स में क्या दिया हुआ है। थायराइड ग्रंथि मूल रूप से दो हार्मोन्स T3 एवं T4 को रिलीज करती है जो हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ ही ये हार्मोन्स वजन को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा स्तर, आंतरिक शरीर का तापमान, त्वचा, बाल आदि के विनिमय करने में भी क्या करती है, मदद करती है। इंसुलिन, यह हार्मोन्स अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। यह खाने को आसानी से पचाने के लिए हार्मोन सेवन एवं एंजाइम का क्या करती है, स्राव करती है, मतलब छोड़ती है। हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज या शुगर का इस्तेमाल करती है। यह भविष्य में उपयोग के लिए ग्लूकोज को स्टोर करने में क्या करती है भाई, मदद करती है। यह ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो तो क्या, हाइपर ग्लाइसेमी, और अगर कम हो तो हाइपोग्लाइसेमी होता है। मधुमेह, डायबिटीज, इंसुलिन नामक रसायन की कमी से होता है जिसका स्राव शरीर में अग्नाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट है हम लोग का एजेस्ट्रोन। एजेस्ट्रोजेन का क्या उपयोग है देखते हैं। यह एक महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यह भी वसा कोशिकाओं और अधिवक्ष ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। यह प्रजनन, मानसिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। कौन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन हम लोगों का। महिला शरीर में जब एजेस्ट्रोन ज़्यादा स्रावित होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद, मनोदशा आदि का खतरा बढ़ जाता है। यदि एजेस्ट्रोन महिला शरीर में कम स्रावित होता है तो मुहासे, त्वचा के घाव, हल्की त्वचा, बालों का झड़ना आदि की संभावना, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी नहीं रिलीज होना चाहिए और कम मात्रा में, ज़्यादा होगा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कम होगी तो बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोगों का है क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। आइए देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अंडाशय नाल जब एक औरत गर्भान्वित हो जाती है और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है तो शरीर में विभिन्न कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन करता है हम लोगों का हार्मोन्स। यह गर्भावस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, प्रोजेस्टेरॉन। यह शरीर को गर्भधारण एवं गर्भधारण के लिए तैयार करने और मानसिक धर्म को नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है हम लोगों का। प्रोलैक्टिन, एक बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन्स महिला में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है जिससे महिला स्तनपान कराने में क्या होती है भाई, सक्षम होती है। कौन सा हार्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टिन तो जानते ही आप, दूध से जुड़ा होता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि हो जाती है, अर्थात यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और गैनोडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स
द्वारा प्रजनन क्षमता में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है। टेस्टोस्टेरोन, आइए देखते हैं टेस्टोस्टेरोन में क्या दिया। यह पुरुष हार्मोन्स है, यह पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। यह एक अनाबोलिक या स्टेरॉइड है जो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। किसमें? शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। पुरुष में यह पुरुष प्रजनन ऊतक टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? टेस्टिस और प्रोस्टेट में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह माध्यमिक यौन कोशिकाओं को बढ़ावा देता है, जैसे कि मांसपेशियों और हड्डियों का शरीर में वृद्धि होना, शरीर में बालों की वृद्धि आदि में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुष में अपर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है तो हड्डियां कमजोर होने सहित कई प्रकार की असमानताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का नेक्स्ट है सेरोटोनिन। आइए देखते हैं। यह एक मनोदशा बढ़ाने वाला प्रभावी हार्मोन है। इसे नेचुरल फील गुड केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। यह सीखने और स्मृति के साथ जुड़ा होता है। नींद को विनियमित करके पाचन मूड को नियंत्रित करता है। कौन हार्मोन? सेरोटोनिन हम लोगों का हार्मोन होता है वो। सेरोटोनिन दिमाग और शरीर दोनों एक न्यूरोट्रांसमीटर और एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। सेरोटोनिन उत्पादन या अमीनो एसिड के टूटने की एक आंतरिक जैव रासायनिक प्रक्रिया का क्या है? हम लोगों का परिणाम है। शरीर में सेरोटोनिन के असंतुलन के कारण मनोदशा या तनाव स्तर को विनियमित करने के लिए मस्तिष्क पर्याप्त हार्मोन्स उत्पन्न नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, सेरोटोनिन का कम मात्रा में उत्पन्न होने से शरीर में अवसाद, माइग्रेन, वजन बढ़ना, अनिद्रा, कार्बोहाइड्रेट की भूख आदि हो सकता है। इससे विपरीत जब व्यक्ति में सेरोटोनिन का स्तर अधिक होता है तो भ्रम की स्थिति या बेहोश होना आदि हो सकता है। नेक्स्ट हार्मोन है हम लोग का कॉर्टिसोल। क्या है? कॉर्टिसोल। आइए देखते हैं। इस हार्मोन्स को अधिवक्ति ग्रंथि द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा? अधिवक्ति ग्रंथि द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह स्वस्थ और ऊर्जावान रहने में मदद करता है। इसकी मुख्य भूमिका शारीरिक और मानसिक तनाव को क्या करना होता है? नियंत्रण करना होता है। खतरे की स्थिति में यह हृदय की दर या रक्तचाप, श्वसन आदि को बढ़ावा देता है। तनावपूर्ण समय में शरीर में कॉर्टिसोल रिलीज होता है ताकि इस स्थिति का समान सही से किया जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। जब शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है तो अल्सर, उच्च रक्तचाप, चिंता या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आदि का कारण बनता है। इसी प्रकार शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम हो तो शराब पीने की आदत, क्रोनिक थकान या सिंड्रोम का कारण आदि हो सकता है। मतलब आपने देखा किसी भी हार्मोन्स का बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए शरीर में और बहुत कम भी नहीं। इसलिए हम लोगों को अपने खान पान को हमेशा सही रखना चाहिए ताकि ये जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो हमेशा बना रहे। आइए देखते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन्स। एड्रेनालाइन हार्मोन्स अधिवक्ति ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन में स्रावित होता है। ठीक है। यह आपातकालीन हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह त्वरित प्रतिक्रिया की शुरुआत करता है जिससे कि व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में क्या मिलता है? मदद मिलती है। यह मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाता है। हृदय और मस्तिष्क जाने वाले रक्त वाहिनियों को क्या करता है? फैलाव कराता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग, तनावपूर्ण स्थिति के दौरान एड्रेनालाइन रक्त में रिलीज हो जाता है और एक अच्छी प्रतिक्रिया को बनाने के लिए अंगों के आवेगों को भेजता है। तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में ये रिएक्ट करने में क्या करता है? हम लोगों का मदद करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का वृद्धि हार्मोन्स। क्या है? वृद्धि हार्मोन। इसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। यह मूल रूप से 190 अमीनो एसिड वाला एक प्रोटीन हार्मोन है जिसे अग्रिम या पिट्यूटरी में सोमाटोट्रोप्स नामक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह विकास कोशिका जनन, सेल उत्थान और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में उत्तेजित करता है। यह मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं ये आपके सारे इंपॉर्टेंट थे, इनको बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का कीट एवं मेढक में जीवन
चक्र में हार्मोन्स का योगदान। आइए कीटों में देखते हैं हार्मोन्स का योगदान। इल्ली को वयस्क शलभ बनाने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। किसको? इल्ली को। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य क्या है? जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। देखो, संतुलित आहार की आवश्यकता होगी तभी हम लोगों के शरीर में ये हार्मोन जो बैलेंस बिगड़ रहा है ये नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को व्यक्तित्व स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरों की पोषण आवश्यकताएं आइए देखते हैं। किशोरों की वृद्धि तीव्र एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन एवं अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में क्या होना? हम लोगों के समावेशन होना चाहिए। ठीक है। भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के रूप में दूध पोषण मिलता है जिसकी उन्हें क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है। लौह या आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है और लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्ते या सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य। चिप्स अथवा पैक किए हुए डिब्बेदार खाद्य सामग्री स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा क्या होती है? पर्याप्त नहीं होता है। शारीरिक व्यायाम आइए देखते हैं। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलाना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना मतलब डेली व्यायाम करना आवश्यक है। नेक्स्ट है नशीली दवाओं ड्रग्स का निषेध। किशोरावस्था के व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करते हैं तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी जाए। मतलब अगर आप तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं, बहुत टेंशन है, कुछ भी है तो आप तब तक कोई दवा ना खाएं जब तक आपको वो दवा डॉक्टर सजेस्ट ना करे। ड्रग्स नशीले पदार्थ जिसकी लत पड़ जाती है, यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होगी परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। HIV एड्स खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। वायरस एक पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सिरिंज द्वारा भी किया जाता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी संक्रमण हम लोगों का जो ये HIV है वो हो सकता है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस चैप्टर के हम लोग। यौनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। किसमें? जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की अवधि किशोरावस्था कहलाती। किसने? 11 से 19 वर्ष की। यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि हुई तभी शरीर के विभिन्न स्थानों पर क्या आ जाते हैं? बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में लंबाई वृद्धि होती है। यौनारंभ जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस पर निर्भर करता है कि यौवनज XX गुणसूत्र अथवा XY गुणसूत्र किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या पालन करना महत्वपूर्ण है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। चैप्टर 9 था आपका किशोरावस्था। क्या चैप्टर का नाम था? किशोरावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें सारे जो भी हार्मोन्स दिए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए गए थे। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए।